हेलो बच्चों, देखिए हम लोग लास्ट क्लास में अंतिम खाते सीखे थे। अंतिम खाते बनाते थे, याद है क्या करते थे अंतिम खाते में? आपको सिखाया गया था अंतिम खाता जब बनाते हैं तो अंतिम खाता में एक बनता है व्यापारिक खाता, दूसरा बनता है लाभ हानि खाता और तीसरा क्या बनता है? चिट्ठा। प्रारूप याद है? विकलन पक्ष में प्रारंभिक स्कंद वगैरह वगैरह लिखते थे। ठीक, तो वो जो अंतिम खाते हम लोग देखे थे वो समायोजन रहित अंतिम खाते थे, मतलब उस अंतिम खाते में समायोजन नहीं होता था। साधारण अंतिम खाते होती थी जिसमें समायोजन नहीं होता था, केवल आपको जो भी चीजें हैं, जैसे प्रारंभिक स्कंद है तो उसकी एंट्री विकलन में कर दीजिए, अगर क्रय है तो उसकी एंट्री व्यापारिक खाते के विकलन में कर दीजिए, क्रय वापसी तो उसको क्रय में से घटा दीजिए, फिर किसी प्रकार का प्रत्यक्ष है तो उसकी भी एंट्री कहाँ कर दीजिए? विकलन पक्ष में कर दीजिए, याद है? इसके बाद समाकलन पक्ष में आय की एंट्री करिए, यानी कि विक्रय की एंट्री करिए समाकलन पक्ष में। फिर अगर अंतिम विक्रय वापसी है तो उसको क्या कर दीजिए? उसमें घटा दीजिए। फिर अंतिम स्कंद की एंट्री आप कहाँ कर दीजिए? समाकलन पक्ष में कर दीजिए। ठीक है, समाकलन जोड़िए, विकलन घटाइए, क्या आएगा तुम्हारा? सकल लाभ आ जाएगा, आ जाएगा सकल लाभ। अब सकल लाभ को हम लोग कहाँ लेकर जाते हैं? लाभ हानि खाते में। लाभ हानि खाते के समाकलन पक्ष में लिखते हैं सकल लाभ, या अगर सकल हानि आई तो फिर उसको विकलन पक्ष में लिख देते हैं। ठीक, व्यापार के तमाम अप्रत्यक्ष आय की एंट्री हम लोग समाकलन में करते थे, अप्रत्यक्ष व्यय की एंट्री कहाँ करते थे? विकलन में करते थे। समाकलन जोड़ते थे, विकलन घटाते थे, क्या आता था? शुद्ध लाभ आता था। क्या आता था? शुद्ध लाभ। या अगर विकलन जाता समाकलन का में शुद्ध हानि आ जाता था। फिर अंत में चिट्ठा बना लेते थे, याद है? चिट्ठे के दायित्व पक्ष होता था और एक संपत्ति पक्ष होता है। दायित्व पक्ष में पूंजी लिखा जाता है, प्लस करते उसमें शुद्ध लाभ, फिर माइनस करते हैं शुद्ध, अगर हानि है तो माइनस कर देना है, आहरण है तो क्या कर देना है? माइनस कर देना है ना? ओके, या जीवन बीमा प्रीमियम वगैरह है तो माइनस कर दो, आयकर है तो क्या कर दो? माइनस कर दो। ठीक है, अब व्यापार के तमाम स्थायी दायित्व पक्ष में, तमाम चालू दायित्व पक्ष में, संपत्ति पक्ष में क्या लिखेंगे? स्थायी संपत्तियां संपत्ति पक्ष में, चालू संपत्ति कहाँ पे लिखेंगे? संपत्ति पक्ष में। संपत्ति और दायित्व को क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा। जब जोड़ोगे तो क्या आएगा? इक्वल आ जाएगा। ये कौन सी चीजें थी समायोजन के बिना? ऐसी चीजें थे समायोजन के बिना। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा, सर ये समायोजन होता क्या है ना? सर ये समायोजन का मतलब क्या है? समायोजन का मतलब समझाते। देखिए क्या होता है, हम पढ़ रहे थे दोहरा रेखा प्रणाली। अब दोहरा रेखा प्रणाली में होता क्या है? आप सब जानते हैं दोहरा रेखा प्रणाली में क्या होता है। सबसे पहले लेन देन होते हैं, इस लेन देन की एंट्री कहाँ की जाती है? सहायक बहियों में एंट्री की जाती है, सहायक बहियों में एंट्री की जाती है। सहायक बही के ही आधार पर क्या बनाया जाता है? पंजी प्रविष्टि बनाया जाता है, और पंजी प्रविष्टि के आधार पर ही क्या बनाया जाता है? खाता बही बनाया जाता है ना? ये जो काम होते हैं वो कैसे काम होते हैं? दैनिक कार्य होते हैं। ये सारे के सारे कार्य कैसे होते हैं? दैनिक कार्य होते हैं कि नहीं होते हैं? ठीक, इसी के आधार पर साल के अंतिम दिन में, कौन से दिन में? वर्ष के अंतिम दिन में क्या बनाया जाता है? तलपट। तलपट में क्या किया जाता है? जितने भी खाता बही आपने बनाए थे उन सारे खातों को बंद करके कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है? तलपट में। और तलपट के ही आधार पर क्या बनाए जाते हैं? आप सब जानते हैं, अंतिम खाते। क्या बनाए जाते हैं? अंतिम खाते। अब ये जो अंतिम खाते में क्या क्या बनता है आप सब जान रहे हैं बहुत अच्छे से। एक तो बनता है व्यापारिक खाता। व्यापारिक खाता बनता है जिसका परम उद्देश्य होता है सकल लाभ निकालना। सकल लाभ निकालना, सकल लाभ का मतलब क्या होता है? जिस चीज़ का आप व्यापार कर रहे हो, माल से लाभ। माल का मतलब क्या होता है? जिस चीज़ का तुम व्यापार कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं? माल बोलते हैं। ठीक, जिस चीज़ के व्यापार कर रहे हो माल है, माल से आपको लाभ क्या हो रहा है वो आपका व्यापारिक खाता सकल लाभ कहलाएगा। ठीक है, उसके पश्चात बनाया जाता था लाभ हानि खाता। लाभ हानि खाते का मतलब क्या होता था? लाभ हानि खाते में हम लोग शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि निकालते थे। शुद्ध लाभ मतलब पूरे व्यापार से क्या लाभ हो रहा है, पूरे व्यापार से, संपूर्ण व्यापार से आपको क्या लाभ हुआ है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और अंत में बनाया जाता है क्या? चिट्ठा। चिट्ठा बनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? व्यापार की आर्थिक स्थिति जानना। क्या जानना? व्यापार की आर्थिक स्थिति। और किसी की भी आर्थिक स्थिति कैसे जान पाओगे? आप देखोगे उस व्यापार में कितने दायित्व हैं, कितनी संपत्तियां हैं, इसी के आधार पर ना निकाल पाओगे। कितने दायित्व है, कितनी संपत्तियां हैं, इसी के आधार पर आप क्या कर पाओगे? बना पाओगे। सही बात है कि नहीं है? तो दिमाग लगाओ तुम लोग, अपना खुद का दिमाग सोचना। ठीक है, देखो ये जो काम हमने बोला ये डेली का काम होता है, और तलपट वर्ष के अंतिम दिन में बनाया जाता है। और वर्ष का अंतिम दिन क्या हो सकता है? अगर आप वित्तीय वर्ष फॉलो कर रहे होंगे तो 31 मार्च होगा, और कैलेंडर वर्ष फॉलो कर रहे होंगे तो वो क्या रहेगा? 31 दिसंबर रहेगा। सही बात है, ये 1 तारीख के दिन बनाया जाता है, एक ही दिन साल के अंतिम दिन में। अब तुम लोग खुद अपना अकल लगाओ, बोलो तलपट बनाना मतलब सारे खातों को तलपट में क्या कर देना? छाप देना।
और तलपट के आधार पर क्या बनाना, अंतिम खाता बनाना। क्या ये मुमकिन है एक दिन में, बताइए मुझे। नहीं सर, मुमकिन तो नहीं है। कम से कम कितना दिन चाहिए इसके लिए? सर व्यापार अगर बहुत छोटा है तो ठीक है सर, मुमकिन है। लेकिन अगर व्यापार का स्वरूप बहुत बड़ा है, कम से कम व्यापार में हजारों कस्टमर हैं, सैकड़ों लोगों से आप माल क्या करते हो, खरीदते हो, तो वहाँ पर यार एक दिन में इतने सारे खाते हैं, हजारों खाते हैं, एक दिन में पॉसिबल थोड़ी ना सब कुछ बंद कर पाना। तो ये जो प्रोसेस है ना, कहने को 31 मार्च का होता है, मैं 31 मार्च मान के चल रहा हूँ, कहने को ये कौन सा मार्च होता है, 31 मार्च होता है, परंतु बॉस इसकी शुरुआत जो है लगभग 1 मार्च के आसपास से हो जाती है। मतलब 1 महीना पहले से खाता बंद करना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। सही बात है कि नहीं है? ठीक, तो थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर आपने खाता बंद कर दिया है, खाता को बंद कर कहाँ लिख दिए, तलपट में लिख दिए है, क्या 1 महीने के लिए व्यापार भी बंद कर दोगे? व्यापार तो चलता रहेगा भैया, व्यापार तो 31 मार्च के दिन भी बंद नहीं होता, वो तो व्यापार चलते ही रहता है। तो अब फर्ज करो, अगर मान लीजिए आपने क्रय खाता को बंद करके कहाँ डाल दिया, तलपट में डाल दिया, ठीक। अब खाता बंद करने के बाद आपने कोई माल खरीदा, नगद माल खरीदा, क्या एंट्री करोगे? क्रय खाता विकलन रोकड़ खाते से करोगे एंट्री। यार क्रय खाता तो बंद हो चुका है, और फर्ज करो रोकड़ खाता भी क्या हो चुका है। अब इसकी एंट्री अपन कहाँ करें भैया? अब कहाँ करें सर, खाते तो बंद हो चुके, अब कहाँ करें? समायोजन में करेंगे। वेरी गुड, कहाँ करेंगे? समायोजन में। समायोजन में क्या करेंगे, अपन पत्र रखेंगे अपने पास, अब भाई उसकी एंट्री तो हो नहीं सकती क्रय विक्रय में, तो क्रय खाते या रोकड़ खाते में सीधा उसको क्या कर देंगे, वहाँ पे लिख देंगे नगद माल खरीदा, साइड में लिख देंगे नगद माल खरीदा 10,000 रुपये का, ऐसा लिख देंगे। समझ आया कि नहीं आया? समायोजन में क्या कर देंगे, लिख देंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, जब हम लोग अंतिम खाते नहीं बनाएंगे, अंतिम खाता इमेजिन करो, अंतिम खाते को क्या बनता था, व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा। याद आया कि नहीं आया? व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता और क्या बनाते थे, चिट्ठा बनाते थे, है ना। तो जब पूरा अंतिम खाते जब आप बनाओगे तो ये जो लेन देन जितने भी समायोजन लेन देन है उसको समायोजित करोगे वहाँ पे। जैसे बताइए नगद माल खरीदा, क्या एंट्री करा आप लोगों ने, क्रय खाता विकलन रोकड़ खाते से। तो माल खरीदने से आपका माल बढ़ेगा कि घटेगा? सोचो हो क्या रहा है, माल अगर आप खरीदोगे तो माल बढ़ेगा और रोकड़ आपके पास से जाएगा, यानी रोकड़ कम होगा। अब इसका आपको समायोजन करना है। तो भाई आप खाता बही में उसकी एंट्री नहीं कर पाए थे, करके आपकी मजबूरी कि आप उसको कहाँ कर रहे हो, समायोजित कर रहे हो। तो बेटा एंट्री क्या बना, फिर से बोलो एक बार। तो क्रय खाता प्रभावित हुआ, रोकड़ खाता। क्रय खाता अपन को कहाँ मिलेगा, अंतिम खाते में, व्यापारिक के विकलन में। याद करो, क्रय खाता हमको कहाँ मिलता है, व्यापारिक खाते के विकलन में, ठीक है। आपने माल खरीदा, इससे आपका क्रय बढ़ा कि घटा? क्रय मतलब माल, बताओ, बढ़ा। तो क्रय में क्या करोगे, उस 10,000 को ले जाकर जोड़ दोगे। समझ आया? और नगद खरीदे हो तो रोकड़ क्या हुआ, बढ़ा कि घटा? तो रोकड़ कहाँ मिलेगा अपन लोग को, लाभ हानि खाते में मिलता है। रोकड़ कहाँ मिलेगा, उसका अता पता कहाँ है, अंतिम खाते में। सबका एड्रेस है कि नहीं है? रोकड़ कहाँ मिलता है अपन लोगों को, व्यापार खाते में मिलता है। हाँ, चिट्ठे कहाँ, शाबाश, देखो सोचे तो बने ना, सोचना भी चाहिए। तो क्या करोगे, चिट्ठे के संपत्ति में रोकड़ मिलेगा, तो रोकड़ घटा, रोकड़ मिल जाके घटा देना 10,000 रुपये को। इसको बोलते हैं समायोजन करना। क्या करना, जैसे मान लीजिए आपने नगद माल बेचा, नगद माल बेचा, अब बताओ इसकी एंट्री क्या बनेगी, रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाते से, रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाते से। तो बोलो रोकड़ बढ़ा कि घटा, तो रोकड़ में जाके जोड़ देना। और विक्रय भी बढ़ा कि घटा, कैसे घटा विक्रय भाई, भाई जाली माल नहीं जा रहा है, विक्रय करो ना, माल बेचा रहा है ना, तो आपका आय बढ़ नहीं गया, विक्रय बढ़ा ना, तो विक्रय में ले जाके प्लस नहीं कर दोगे? क्यों, विक्रय हुआ, माल बेच रहे हैं, तो भाई विक्रय एक ओर से तुम्हारा विक्रय बढ़ रहा है ना, माल घटने उठने के लिए तो क्रय खाता अपन मेंटेन कर रहे हैं, है ना। अब जैसे मैं बोलूंगा माल आग से जल गया, माल आग से क्या हो गया, तो हानि हुई आपको, तो लाभ हानि खाते के विकलन में, हानि लाभ हानि खाते कहाँ लिखते, विकलन में। और जलने से माल बढ़ेगा घटेगा, घटेगा, तो क्रय खाते में घटा देंगे। ये कहने का मतलब है हर एक समायोजन को अपने हिसाब से सोचना कि इसकी क्या एडजस्टमेंट हो सकता है। जर्नल एंट्री सोचना, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट क्या हो जाएगा, बन जाएगा। कोई भी एक ट्रांजैक्शन बोलो, मैं उसका एडजस्टमेंट बताता हूँ आप लोग को, समायोजन बताता हूँ। कोई भी एक ट्रांजैक्शन बोलो अपने मन से, चलो बोलो, कोई भी समायोजन बोलो, कोई भी एक समायोजन। हाँ जी, माल का आहरण, बिल्कुल। एंट्री क्या बताता है बताओ थोड़ा सा, माल का आहरण करोगे, जर्नल एंट्री क्या बनेगा, आहरण खाता विकलन क्रय खाते से। तो आहरण खाता क्या हुआ, विकलन, यानी आहरण जिंदा हुआ, आहरण का शेष होता है विकलन, और आहरण विकलन ही हुआ है, मतलब आहरण में जाके जुड़ जाएगा ये।
आहरण में जाके जुड़ेगा और संपत्ति और पूंजी में घटेगा, क्योंकि आहरण अपन घटाते हैं, ठीक। और चूंकि माल का आपने आहरण किया तो आपने क्रय खाते से बोला, क्रय खाते का विशेष क्या होता है हमेशा? अब यहाँ क्रय खाता समाकलन हो रहा है, मतलब घटाना है। अगर विकलन होता, अगर उसका शेष विकलन होता और अगर वो विकलन होता तो प्लस करते, और अगर वो समाकलन होता तो फिर क्या करते? माइनस कर देते, समाकलन होता है तो। अगर किसी खाते का शेष समाकलन है और अगर समाकलन हो रहा है तो ले जाके प्लस कर देंगे, और अगर विकलन हो रहा है तो फिर उसका अपोजिट माइनस कर देंगे। नहीं समझे? मतलब समायोजन उन्हीं का किया जाता है, दिमाग में दुनिया भर की बातें छोड़ो, समायोजन उन्हीं लेन देनों का किया जाता है जिसका, समायोजन उन्हीं लेन देनों का आप करोगे जिसकी पंजी प्रविष्टि या सॉरी खाता बही में जिसकी एंट्री नहीं हो पाई है, तो उसको समायोजन में लिख देते हैं। और डायरेक्ट जब अपन अंतिम खाते बनाते हैं ना तो वहाँ सीधा क्या कर देते हैं? समायोजित कर देते, जैसा उसका समायोजन होना वैसा अपन डायरेक्ट समायोजन कर देते, इसी को बोलते हैं समायोजन या फिर एडजस्टमेंट, ठीक है। एक बात और, ये जो अंतिम खाते बनाए जाते हैं वो कब बनाया जाता है? 31 दिसंबर या 31 मार्च को। लेकिन बेटा कब बनाया जाता है पता है? किसके आधार पर बनाया जाता है? प्राप्य व देय के आधार पर बनाया जाता है। प्राप्य व देय, प्राप्य व देय का मतलब क्या होता है? प्राप्य व देय के आधार पर बनाया जाता है, के आधार पर बनाया जाता है, ठीक है। तो प्राप्य और देय का मतलब क्या होता है बताइए? प्राप्य का मतलब होता है ऐसा कोई भी आए, चाहे मिला हो या ना मिला हो, चाहे मिला हो या ना मिला हो। मतलब ये जो बनाया जा रहा है 31 मार्च के लिए बनाया जा रहा है ना, मतलब ये हुआ जैसे मान लीजिए इसका डेट है एक पर्टिकुलर 31 मार्च सन 2023, मान लो इसका डेट है 31 मार्च सन 2023, तो बताइए इसका जो ड्यूरेशन है, जो इसकी अवधि है वो कहाँ से कहाँ तक होगी? 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक, पूरा साल भर होगा कि नहीं होगा? 12 महीना। तो जो भी लेन देन इस 12 महीने के दौरान के हैं, जो भी लेन देन इस 12 महीने के दौरान के हैं, उन्हीं लेन देनों की एंट्री कहाँ की जाती है? अंतिम खाते में की जाती है। जो इसके अगले साल का है या जो उसके पिछले साल का है तो कभी उसकी एंट्री नहीं करते हैं। अगर अगले साल का कोई लेन देन इस लेन देन में शामिल है तो उसको क्या करते हैं? आउट करके बाहर निकालते हैं। और अगर पिछले साल का कोई लेन देन इसमें शामिल है तो उसको भी आउट करके क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। और ऐसा कोई लेन देन जिसकी एंट्री इस साल का है परंतु उसकी एंट्री इसमें नहीं हुई है तो ले जाके क्या करते हैं? कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मान लीजिए आप आपके व्यापार में कुछ कर्मचारी काम करते हैं और कर्मचारियों को हर महीने आप 1000 का वेतन देते हो, तो साल भर का कितना वेतन बना? 12000। तो अंतिम खाते में आपको एंट्री कितने की करनी है? 12000 की। लेकिन आपने एक्चुअल में जो आपने वेतन दिया है, रियल में देना था कितना? 12000, लेकिन आपने रियल कितना दिया पूरे साल भर तक? 31 मार्च सन 2023 के डेट तक आपने वेतन असल में चुकाया कितना है पता है? 9000 ही चुकाया अभी तक। कितना चुकाया है? असल में जो चुकाया है वो कितना चुकाया है? 9000। तो कॉमन सेंस की बात है, खाता बही में जो एंट्री हुई होगी वो 9000 की ही एंट्री हुई होगी। भाई खाता बही में तो उसी की एंट्री करते हैं ना जितना हम लोग देते हैं, या जितना हमको मिलता है उसी की एंट्री करते हैं। जो नहीं करते उसकी, जिसका लेन देन हुआ ही नहीं उसकी एंट्री होती है क्या? नहीं। तो भाई 9000 ही आपने दिया है। तो बताइए इस साल का खर्चा था कितना? 12 था कि 9 था? 12 था इस साल का। साल का खर्चा था 12, परंतु आपने दिया कितना है? कितना नहीं दिया है ना इस साल का? क्या एंट्री हुई है? तो कर दोगे, आपको लिखना 12 है वहां पे। तो 3000 की एंट्री हुई है क्या? नहीं सर नहीं हुई है, तो क्या कर देना? 3000 की एंट्री कर देना। क्लियर है आप सभी को? ठीक, ऑलराइट, ओके। अब मैं इसको उल्टा करता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको देना चाहिए साल भर का 12000, परंतु आपने दिया कितना है? ज़्यादा दिया कि कम दिया? ज़्यादा दिया। इसका मतलब क्या हुआ? दिमाग लगाओ, आपने कितना एक्स्ट्रा दिया? 7000 एक्स्ट्रा दिया। ये 7000 कब का हो सकता है? इस साल का? अगले साल का। भाई आपको देना था 12000, आपने दे दिया कितना? 19, यानी अगले साल का भी इसी साल दे दिया। तो कितना इस साल से रिलेटेड है? इस साल से रिलेटेड कितना है? 12। आपने दिया कितना है? कितना एक्स्ट्रा दिया है? क्या करोगे? माइनस कर दोगे। लिखना 12 है ना, तो आप क्या 19 में से 12000, 7 को हटाओगे और लिखाएगा कितना? 12। 19 में से 7000 अलग किया जाएगा क्योंकि वो इस साल से संबंधित नहीं है, तो लिखाएगा कितना? 12000। इसी को बोलते हैं प्राप्य या फिर देय। यही चीज आय के साथ भी होता है। उस आय की एंट्री आपको करनी जो इस साल से संबंधित है। अगर उसमें अगले साल का शामिल है तो उसको भगाओगे लात मार के। अगर पिछले साल से संबंधित है उसको भी निकालोगे बाहर। और इस साल का अगर एंट्री नहीं हुई है तो इस साल को क्या करोगे? आदर पूर्वक उसका सम्मान सहित उसको एंट्री करोगे। समझ आया कि नहीं आया? केवल और केवल इसी साल के आय और चाहे व्यय की एंट्री होगी, चाहे आपने पे किया हो या ना किया हो, चाहे मिला हो या ना मिला हो। अगर उससे रिलेटेड है तो एंट्री की जाएगी, नहीं है रिलेटेड तो एंट्री नहीं की जाएगी। क्लियर है आप सभी को? अच्छे से नहीं आया समझ में?
आगे अच्छे समझ में, इस तरह से आप डील करेंगे। क्लियर है आप सभी को? ठीक है, तो ऐसे बनाया जाता है। कोई परेशानी? हाँ जी बोलिए, कोई परेशानी? तो समायोजन का मतलब समझ में आया? अब बारी बारी करके मैं एक एक समायोजन का बताऊंगा। अच्छा एक चीज याद रखना, हर समायोजन का कितना इफेक्ट पड़ेगा? डबल। जैसे मैंने बोला ना, माल नगद खरीदा तो क्रय खाता विकलन रोकड़ खाते से एक इफेक्ट पड़ेगा क्रय में, दूसरा इफेक्ट पड़ेगा रोकड़ में। हर समायोजन का एक डबल इफेक्ट पड़ेगा। और जो चीज तलपट में लिखी होती थी, जब हम लोग अंतिम खाते बनाते थे, याद करो, सबका सिंगल इफेक्ट पड़ता था। प्रारंभिक स्कंद अगर आपने व्यापारी के विकलन में लिख दिया तो वहीं लिखते थे, याद करो, और कहीं नहीं लिखते थे। याद है? क्रय की एंट्री अगर आपने व्यापारिक के विकलन में लिख दी तो व्यापारिक के विकलन में ही लिखते थे और कहीं नहीं लिखते थे। याद है कि नहीं है? वेतन की एंट्री कहाँ करते थे बताओ? वेतन की एंट्री कहाँ करते थे तुम लोग? जल्दी बोलो, थप्पड़ लगाएंगे आके, सब भूल गए हो। वेतन की एंट्री हम लोग करते थे लाभ हानि खाते के विकलन में, भूल गए? फिर समझ में आया? वेतन की एंट्री कहाँ करते थे? लाभ हानि के विकलन में। चलो ठीक है, नोट करो, फिर बताते हैं। अब चलिए हम लोग कुछ ना समायोजन का डिस्कस करेंगे। तो कुछ मैं 15-16 समायोजन आपको बताऊंगा जो मेन समायोजन है, ताकि आप लोग को कोई परेशानी ना हो। हालांकि अगर आप जनरल एंट्री करो तो सारे समायोजन बन जाएंगे, बट उसमें थोड़ा तो आप लोग को कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, तो डायरेक्ट मैं समायोजन बता देता हूँ। ठीक है? क्या बोला था मैंने? हर एक समायोजन का डबल इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, चलो देखो, तो आज मैं आप लोग को समायोजन सिखाऊंगा। तो किसका किसका कहाँ इफेक्ट पड़ेगा वो आपको पता होना चाहिए। ठीक, क्योंकि आपने देखो अंतिम खाते को मैं बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ना पहले भी इसके बारे में पूरा। ठीक है, चलिए देखिए, तो आज हम आपको सिखाएंगे सबसे पहले बात करेंगे हम लोग समायोजन में। नंबर 1 समायोजन होता है अदत्वय। कौन क्या होता है? अदत्वय। अदत्वय का मतलब क्या होता है? वह जो देना बाकी है, वह जो देना बाकी है, मतलब ऐसा वह, देखो, वह जो देना बाकी है। अदत्वय मतलब ना दिया गया वह, मतलब है वो वह इस साल का, परंतु अभी तक आपने चुकाया नहीं है ना वो इस साल का। तो है इस साल का, तो क्या एंट्री हुई होगी? भाई आपने दिया नहीं तो क्या एंट्री हुई होगी? नहीं हुई होगी, तो एंट्री कर देंगे। समझ में आ गया? तो क्या करोगे? रिलेटेड खर्चे में जोड़ दोगे। क्या करोगे? अदत्वय है तो देखिए क्या करोगे, तो खर्चा कहाँ मिलेगा आपको? या तो व्यापारिक में मिलेगा या फिर कहाँ मिलेगा? लाभ हानि खाते में मिलेगा। ठीक है, व्यापारिक में मिलेगा या फिर कहाँ मिलेगा? लाभ हानि खाते में। तो जो भी संबंधित व्यय होगा, क्या मैंने बोला? अदत्वय, ऐसा व्यय जो दिया नहीं गया है। क्या वो इस साल का है? हाँ सर है, तभी तो नहीं दिया गया बोल रहा है ना। मतलब ऐसा व्यय जो दिया भी नहीं गया, मतलब है तो ना इस साल का, तो क्या करोगे? इस साल से संबंधित है। अब दिए नहीं तो एंट्री हुई नहीं होगी, क्या करोगे? एंट्री कर दोगे। तो संबंधित व्यय में अदत्त को ले जाकर क्या कर देना? जोड़ देना। संबंधित व्यय में अदत्त को ले जाकर क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। जोड़ के क्या कर देना? उसको बाहर निकाल देना। समझ आया कि नहीं आया? दूसरा इफेक्ट, अब दूसरा इफेक्ट ये है कि अदत्त व्यय है, ऐसा व्यय जो देना बाकी है, मतलब आपने दिया नहीं है। तुमने दिया नहीं है तो तुम्हारे लिए क्या हुआ? वो दायित्व हुआ। दे देते तो रोकड़ में घटा देते, अभी दिए हो क्या? नहीं, तो क्या करोगे? दायित्व में ले जाके क्या कर दोगे? लिख दोगे। तो दूसरा इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। चिट्ठे कहाँ पड़ेगा? दायित्व पक्ष में, क्योंकि अदत्त व्यय हमेशा दायित्व होता है, आपको पढ़ाया गया है। तो अदत्त व्यय मतलब ऐसा व्यय जो देना बाकी। अभी दिए हो क्या? नहीं सर हमने नहीं दिया है, तो क्या कर दोगे? उसको चिट्ठे के दायित्व में लिख दोगे। क्लियर आप सभी को? ठीक। अगला समायोजन होता है पूर्वदत्त व्यय का। किसका होता है? पूर्वदत्त व्यय। पूर्वदत्त व्यय का मतलब क्या होता है? पहले से दे दिया, पहले से दे दिया। ऐसा व्यय जो आपने पहले से ही क्या कर दिया है? दे दिया। आपने था इस साल का, परंतु आपने क्या किया? पहले से क्या कर दिया? मतलब सॉरी, ऐसा मतलब पहले से दे दिया, मतलब अगले साल का व्यय को इसी साल दे दिया। अगले साल के व्यय को इसी साल दे दिया। क्या वो इस साल से संबंधित है? नहीं। क्या करेंगे? उसको निकालेंगे बाहर। तो क्या करोगे? जो भी पहला इफेक्ट पड़ेगा उसका कहाँ पड़ेगा? पहला इफेक्ट व्यापारिक या फिर लाभ हानि खाते में उसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो संबंधित व्यय में पूर्वदत्त पहले से आपने दे दिया है, तो क्या वो इस साल का है? यस और नो? नो सर, तो इस साल का नहीं है, तो उसको क्या करोगे? बाइज्जत यहाँ से क्या करोगे? बाहर निकाल दोगे, माइनस कर दोगे। ठीक। अब चूंकि अगले साल का व्यय को इसी साल आपने चुका दिया है, तो आपको फील क्या हो रहा है? संपत्ति फील हो रहा है, दायित्व फील हो रहा है? संपत्ति। वेरी गुड सर, हमको संपत्ति फील हो रहा है। दूसरा इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में लिखोगे पूर्वदत्त व्यय। पूर्वदत्त व्यय को कहाँ लिख दोगे? चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। नहीं आया समझ में? ये होता है। क्लियर है? इसी तरीके से तीसरा समायोजन होता है, वो होता है आपका उपार्जित आय। क्या होता है? उपार्जित आय। उपार्जित आय का मतलब होता है अप्राप्त आय। कैसा आय? अप्राप्त आय। ऐसा आय जो है तो इस साल का, परंतु प्राप्त नहीं हुआ है। क्या करोगे? संबंधित व्यय में जोड़ दोगे। जब प्राप्त नहीं हुआ तो जोड़ दो।
प्राप्त हुआ है क्या? नहीं। तो संबंधित आय में क्या कर देना? जोड़ देना। तो पहला इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? लाभ हानि खाते में। पहला इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? लाभ हानि खाता। तो लाभ हानि खाते में जो भी आय होगा ना, तो संबंधित आय में क्या कर देना? जाके उपार्जित आय को क्या कर दोगे? जोड़ दोगे, क्योंकि वो इस साल से संबंधित है। नहीं मिला है मतलब एंट्री नहीं हुई होगी, तो इस साल से संबंधित है तो क्या कर देना? ऐड कर देना। समझ आया कि नहीं आया? क्या ये पैसा आपको मिला है? अभी तक काम कर दिए परंतु पैसा नहीं मिला है, बताओ क्या फील हो रहा है? संपत्ति, क्योंकि भाई आपके मेहनत का पैसा अभी तक आपको मिला नहीं, क्या फील हो रहा है आपको? संपत्ति फील हो रहा है। तो बेटा चिट्ठे के कहाँ लिखोगे? संपत्ति पक्ष में। तो चिट्ठा बनाओगे, चिट्ठे के कहाँ लिखोगे? संपत्ति पक्ष में लिख देना उपार्जित, उपार्जित, उपार्जित आय, उपार्जित आय लिख दीजिएगा। उपार्जित आय चिट्ठे के कहाँ लिख दोगे? संपत्ति पक्ष में लिख दोगे। ऑलराइट, नहीं आया समझ में? आगे सब लोगों को समझ में? इसके पश्चात नेक्स्ट नंबर 4 होता है अनुपार्जित आय। क्या होता है? अनुपार्जित आय। अनुपार्जित आय का मतलब क्या होता है? अग्रिम आय। कैसा आय? अग्रिम आय। नहीं समझे? कैसा आय? अग्रिम आय। ऐसा आय जो आपको पहले से अगले साल का इनकम आज मिल गया, क्या वो इस साल का है? क्या करोगे उसको? वेरी गुड, माइनस करोगे। क्या करोगे? माइनस। तो पहला इफेक्ट पड़ेगा लाभ हानि खाते के कहाँ पक्ष में? समाकलन, क्योंकि भाई आय हमको समाकलन में ही तो मिलेगा। तो संबंधित आय में क्या करोगे? अनुपार्जित आय को क्या कर देना? माइनस कर देना। समझ आया कि नहीं आया? क्या वो इस साल का था? अगले साल का इसी साल मिल गया। फील क्या हो रहा है आपको? नहीं भैया काम नहीं किया, पहले से कोई पैसा मिल जाए तो क्या फील होगा? अभी आप मुझे अगले साल का फीस अभी दे दोगे तो मेरे को फील क्या होगा? दायित्व फील होगा ना भैया, काम नहीं किया हूँ पहले से पैसा मिल गया। दायित्व है। क्या है? दायित्व। चिट्ठे के कहाँ लिखेंगे? दायित्व पक्ष में। चिट्ठे के कहाँ लिखना है अपन लोगों को? दायित्व में। चिट्ठे के दायित्व में लिख देना अनुपार्जित आय, अनुपार्जित आय। ये है आपके समायोजन। समझ आया कि नहीं आया? यह है कुछ मुख्य समायोजन। क्लियर आप सभी को? क्या सीखे? अदत्त व्यय प्लस करना है और चिट्ठे के दायित्व में। नहीं समझे? पूर्वदत्त व्यय माइनस करना है और चिट्ठे के संपत्ति में। ठीक। उपार्जित आय क्या करना है? प्लस करना और चिट्ठे के संपत्ति में। सही बात है। और अग्रिम आय माइनस करना और चिट्ठे के कहां पर? दायित्व में। याद करने का ट्रिक देख लो भैया, प्लस माइनस प्लस माइनस, अदत्त प्लस पूर्वदत्त माइनस, उपार्जित प्लस अनुपार्जित माइनस। क्या बोलते हो जनता? ठीक है। दायित्व, दायित्व और बीच में दोनों संपत्ति याद करने का ट्रिक है। नहीं समझे? अब भूलोगे? मैक्सिमम समायोजन तो इसी से संबंधित रहेंगे। अच्छे से तैयारी कर लेना। क्लियर है? नोट करो। अब देखिए अगला समायोजन जो संबंधित है वो है तुम्हारा ह्रास से। नंबर 5 नंबर देखिए ह्रास। संपत्तियों पर ह्रास। क्या है? संपत्तियों पर ह्रास। संपत्ति पर ह्रास। संपत्ति पर ह्रास का मतलब क्या होता है? संपत्ति के मूल्य में कमी। संपत्ति के मूल्य में कमी। समय के साथ संपत्ति के मूल्य में जो कमी आती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ह्रास कहते हैं। मानते हो कि नहीं मानते हो? ठीक है। तो ये ह्रास जो है वो एक तरह से व्यय है कि हानि है? बताइए आप ही लोग। हानि नहीं यार, व्यय है ये। क्यों व्यय है? क्योंकि भाई देखो हानि का मतलब ये होता है कि जब आपको कोई चीज़ पहले से पता ना हो और फिर वो क्या हो जाए तो उसको बोलते हैं हानि। जैसे आपको पता रहे कि भाई जैसे आपके पास कोई संपत्ति फर्नीचर है, अभी 10,000 का फर्नीचर है, सडनली वो चोरी हो गया, तो आपको पता था क्या चोरी होगा? हो गया, तो इसको बोलते हैं हानि। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये आपके पास फर्नीचर 10,000 रुपए का है, 5 साल बाद क्या इसकी मूल्य 10,000 रहेगी? ये पहले से पता आपको, यानी उसके 5 साल बाद इसकी मूल्य हो सकता है 1,000 रुपये हो जाए या 2,000 हो जाए। मतलब इसका आपको पता है कि समय के साथ इसके मूल्य में कमी आएगी। तो जो पहले से पता है वो आपके लिए वह है। क्या है? जो पहले से पता है वो वह है। तो संपत्ति पर ह्रास लगना संपत्ति के मूल्य में कमी है, और वो कमी आपके लिए हानि नहीं है बल्कि क्या है? एक तरह का व्यय है। क्या है? और इसको गैर रोकड़ व्यय बोलते हैं। ये ऐसा व्यय जो रोकड़ के रूप में नहीं होता, वो होता है व्यय परंतु रोकड़ के रूप में नहीं होता, इसको बोलते हैं हानि। व्यय होते क्या होते हैं? तो पहला इफेक्ट क्या होगा? सबसे पहला इफेक्ट होगा लाभ हानि खाते के कहाँ पड़ेगा फर्क? क्योंकि वह है, चूंकि ये क्या है? वह है। अगर वह है तो फिर वह की एंट्री कहाँ होती है? लाभ हानि खाते के विकलन में। तो लाभ हानि खाते के विकलन में लिखना संपत्ति पर ह्रास। ये वह है तुम्हारे लिए। क्या है? जो भी संपत्ति पर ह्रास लगेगा उसको विकलन पक्ष में लिख देना। ठीक। दूसरी बात, दूसरा इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? चिट्ठे में, क्योंकि संपत्ति का मूल्य बढ़ेगा घटेगा? हाँ, घटेगा। तो जो भी संबंधित संपत्ति होगी
जो भी संपत्ति होगी उस संपत्ति में इस ह्रास को ले जाके क्या कर देना, जो संपत्ति पर ह्रास उसको क्या कर देना, घटा देना। ये डबल इफेक्ट पड़ेगा। समझ आया कि नहीं आया? आया समझ में? इसी तरीके से अगला होता है ऋण पर ब्याज। क्या होता है? ऋण पर ब्याज। ऋण पर ब्याज का मतलब क्या होता है? आपने ऋण लिया है, ऋण लिए हो ना ऋण, तो ऋण आपके लिए क्या है? आय है कि व्यय है? ऋण आपके लिए आय है कि व्यय है? गलत, गलत, ना आय है ना व्यय है भैया। ऋण क्या होता है? लोन होता है। अच्छा लोन होता है तो इंग्लिश में बोल रहे हो भाई। कभी भी याद रखना, कॉमर्स में कोई भी कंटेंट चार चीजें हो सकता है कंटेंट, चार में से कोई एक ही चीज होगा। या तो व्यय होगा, अभी व्यय को आप हानि से जोड़ सकते हो, ठीक है, या तो आय होगा, अब आय को आप लाभ से जोड़ सकते हो, या फिर वो संपत्ति होगा या दायित्व होगा। चार में से कोई एक चीज होगा, कोई भी चीज। दायित्व होगा, हाँ ऐसा बोलो ना यार, दायित्व होगा। क्या होगा? तो ऋण दायित्व होता है। तो ऋण तो आपने ले लिया, लेकिन भैया उसके पीछे कुछ पाओगे तो कुछ खोगे कि नहीं खोगे? तो ऋण लिए हो तो बदले में कुछ देना तो पड़ेगा ना। क्या देना पड़ेगा? ब्याज। तो आपके लिए वो आय है कि व्यय है? बोलो बोलो कदो, जल्दी बोलो। आय है कि व्यय है? व्यय है। क्या है? व्यय है। तो व्यय हमेशा कहाँ इफेक्ट पड़ता है? लाभ हानि खाते के विकलन में। तो बेटा ऋण पर ब्याज आपके लिए व्यय है। सोचना है, तुरंत सोचना है। ऋण पर ब्याज एक तरह का क्या है हमारे लिए सर? हमारे लिए एक अप्रत्यक्ष व्यय है। तो लाभ हानि खाते के कहाँ डालेंगे इसको? विकलन में लिखेंगे ऋण पर ब्याज। विकलन में लिख देना ऋण पर ब्याज। ये भी व्यय है, ये भी एक तरह का व्यय है, ठीक है। लाभ हानि खाते कहाँ डाल दोगे? विकलन में डाल दोगे। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, विकलन में डाल दोगे लाभ हानि खाते का। दूसरा कहाँ इफेक्ट पड़ेगा? चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। वेरी गुड। चिट्ठे कहाँ? दायित्व में। या तो दायित्व में क्या करना, लिख देना अलग से, या फिर क्या करोगे, जो संबंधित ऋण नहीं होगा उसी में ले जाके क्या कर दोगे, ऋण पर ब्याज को जोड़ दोगे। सर ऐसा क्यों? देखो फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे 10,000 का लोन लिया, 10,000 का ऋण लिया, ठीक। तो आपने बोला सर ये तो 10,000 रुपया, तो बताइए मुझे आपको कितना चुकाना है? 10,000 चुकाना है। फिर आपने बोला सर साल के एंड में मेरे को 1,000 ब्याज भी देना। ठीक है सर, कितना चुकाना है मेरे को? 11। ब्याज को भी क्या कर दिए, उसमें जोड़ दिए। समझ आया? इसी तरीके से होता है नंबर 7, अगला होता है पूंजी पर ब्याज। क्या होता है? पूंजी पर ब्याज। अच्छा एक बात बताओ, पूंजी लगाता कौन है? व्यापारी लगाता है। तो व्यापारी के वजह से आपका क्या रिलेशन? आपका रिलेशन क्या है उससे? मालिक है कि नहीं है? मालिक लगाता ना, व्यापार का मालिक। आप मालिक हो कि व्यापार हो? मालिक हो आप, यही से बढ़ाए हूं मैं। व्यापार हो आप। कौन हो? आप हो व्यापार। तो आपका आप हो व्यापार हो, तो व्यापार का मालिक पूंजी लगा रहा है, तो पैसा किसके पास पड़ा है? आपके पास। तो ब्याज कौन देगा? हम देंगे। तो वह है कि आय है? आय है भैया। पूंजी उसने दिया, पैसा किसके पास है? तो ब्याज कौन देगा? हम देंगे। जिसके पास पैसा होता है वही तो ब्याज देता है। तो ब्याज हम देंगे, तो हमारे लिए वह है कि आय है? भाई हम दे रहे ना ब्याज, तो दे रहे तो वह है। क्या है? वह। तो पूंजी पर ब्याज क्योंकि मालिक को हमको देना पड़ेगा, इसलिए क्या है? एक तरह का वह है। तो लाभ हानि खाते के कहाँ फर्क पड़ेगा? ये विकलन में। कहाँ पड़ेगा? विकलन में। तो जो भी पूंजी पर ब्याज होगा उसको क्या कर दोगे? विकलन पक्ष में क्या कर देना? लिख देना। समझ आया? विकलन पक्ष में लिख देना, ठीक है। और ब्याज से आपकी पूंजी की राशि बढ़ेगी घटेगी? पूंजी पर ब्याज क्या उसे घर देने जाओगे? पूंजी पर ब्याज को मालिक के? नहीं, मालिक का एक खाता है ना जिसको अपन क्या बोलते हैं? पूंजी खाता। उस पूंजी में ले जाकर पूंजी पर ब्याज को क्या कर देना? जोड़ देना। नहीं समझे? पूंजी पर ब्याज को ले जाके क्या कर देना? जोड़ देना। ओके, ये हो जाएगा काम खत्म। समझ आया? डबल इफेक्ट। इसके पश्चात नंबर 8 होता है तुम्हारा आहरण पर ब्याज। क्या होता है? आहरण पर ब्याज होता है। आहरण पर ब्याज तो बताइए क्या है हमारे लिए? आय। आप मालिक नहीं हो, आप व्यापार हो। मालिक आया, पैसा निकाल के आपके पास से ले गया, क्या बोलेंगे उसको? आहरण। पैसा किसके पास पड़ा है? हमारे पास है पैसा, मालिक के पास है। तो ब्याज कौन देगा इस बार? तो हमारे लिए क्या हुआ? ये आय। हमारे लिए क्या हुआ? आय। ठीक। तो बेटा क्या करोगे? लाभ हानि खाते के कहाँ लिखते इसको? समाकलन में। आय है तो कहाँ लिखोगे? समाकलन में। आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज समाकलन में लिख दोगे, ठीक है, लिख दोगे। इसके बाद दूसरा इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? चिट्ठे में। तो चिट्ठे में आहरण को हमेशा क्या करते आए हो तुम लोग? याद करो। वेरी गुड। पूंजी से घटाते आए हो। तो भैया जब आहरण पूंजी से घटता है तो उसका बच्चा भी तो पूंजी से घटेगा। आहरण पर ब्याज भी तो पूंजी से घटेगा। क्या होगा? पूंजी है, जब बाप घटते आया है तो बेटा भी नहीं घटेगा, है ना।
तो आहरण पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, जो आहरण पर ब्याज भी होगा उसको भी घटा देना। या फिर एक ऑप्शन है कि आहरण में जोड़ के घटा देना, बात एक ही है, तो डायरेक्ट आप घटा दो। नहीं समझे? तो बेटा आज मैंने 8 समायोजन बताया आप लोगों को, घर जाके समायोजन को अच्छे से याद करके आएंगे, कल आगे की क्लासेस और करेंगे। समझ आया? चलिए कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू।